नमस्कार दोस्तों, आप सभी के इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में फिर एक बार मैं अरुण झा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन 74 73 तक लगभग सॉल्व कर लिए थे। हम लोग आज आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इसके बाद वो आप देख लीजिए, मैंने लिंक में कनेक्ट कर रखा है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे 74 से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मतलब समझाने के लिए ही ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 74 क्वेश्चन 74 में बोला था, व्हाट इज द टोटल एनोड करंट ऑफ एससीआर इन इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम टू ट्रांजिस्टर। तो एनोड करंट जो कॉम्बिनेशन होता है किसी भी टू ट्रांजिस्टर में, वो किसका होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एससीआर का जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्ट होता है, इसे हम लोग गेट बोलते हैं। ऊपर वाला होता है आपका एनोड, ठीक है, ये होता है एनोड, और नीचे वाला होता है कैथोड। तो ये दो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो पीएनपी और एनपीएन मिला के इस स्थिति में दोनों का कलेक्टर करंट ऐड कर दिया जाता है। दैट मीन्स आंसर विल बी द सम ऑफ द बोथ द कलेक्टर करंट। तो अगर दोनों कलेक्टर करंट को ऐड कर दें तो ये इक्विवेलेंट एनोड करंट के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको 75 दिया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट रिस्पेक्टिवली। देखिए, एक तो सीरीज रेजिस्टेंस है, यानी कि ये R1 R2 और R3 को सीरीज में लगाया गया। तो सीरीज में लगाया गया तो क्या क्या सीरीज में, R1 कितना है 2 ओम है, R2 कितना है 4 ओम है, R3 कितना है 1 ओम है। तो टोटल यहाँ पे हमें मिल जाता है, सीरीज में ऐड हो जाते हैं और मिल जाता है 7। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 3 4 में से कोई एक होगा जिसमें सीरीज में 7 मिल गया। चलिए, अगर मैं यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट कर दूँ, एक ये वाला कर दूँ, एक ये वाला कर दूँ और एक ये वाला कर दूँ, तो आप इसमें देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। आपको दिया है 1, फिर आपको दिया है 4 और फिर आपको दिया है 1। ठीक है ना, सॉरी 2 4 और 1। तो एक 2 दिया, एक 4 दिया, 1। तो हम लोग इसको अगर निकाला जाए तो आपको मिलेगा 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/1, यानी कि है ना, ये आपको 1/r इक्वस टू मिलेगा, 1/r इक्वस टू। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे 4 एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 और प्लस फिर 1 और प्लस आपका हो जाएगा 4 मित्रों। तो यहाँ पे 4 2 6 और एक 7/4। तो 1/r की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 1/4r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7/4। 7/4 का मतलब ये आपको 1/r मिला। 1/r पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो करता है, दैट मीन 7/4, और 7/4 का मतलब होता है 1.75। चूँकि हमें r निकालना है तो r को 1/0.75 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ दिया नहीं है, हालांकि ये गिवन क्वेश्चन ही गलत था जो कि यहाँ पे 2018 के पेपर में दे दिया था। ये 1/r की वैल्यू आपको यहाँ पे 1.75 मिलेगी, ना कि r की। तो लेकिन हमें r की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे दिया है तीसरा 7,1.75, इसको ही इन्होंने सही माना। चूँकि ये दिया गया आंसर ही गलत है दिए गए क्वेश्चन के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू नीड जैसा भी ऑप्शन दिया है हम लोग थर्ड सही यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/r की वैल्यू 1.75 आ रही है पैरेलल में। r की वैल्यू तो पॉइंट में हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। क्लियर है, यानी कि 4/7 आएगा, तो लगभग 0 आपका समथिंग 5 ऐसा कुछ करके वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट को नंबर दिए गए थे। ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे हो उसको मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाई द सर्च टैंक आर यूज्ड इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या सिस्टम। एक ही बात है। तो अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है तो उसमें क्या क्या कनेक्शन होता है, उसमें देखिए एक पेन स्टॉक लगा रहता है, एक स्पिल वे लगा होता है, टर्बाइन लगा रहता है। ये एक प्रकार का मैकेनिकल पावर सिस्टम होता है, एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है। तो इसमें बोला है सर्च टैंक कहाँ पर लगता है, तो जहाँ पर पेन स्टॉक लगा रहता है। पेन स्टॉक क्या करता है, जो लगातार सप्लाई को मेंटेन करता है कि कितना सप्लाई देना है कितना रोकना है। तो पेन स्टॉक के कारण से, ये निपल के कारण से उसका होता है। तो यहाँ पे पेन स्टॉक में ये सर्च टैंक कहाँ लगा रहता है, पेन स्टॉक के पास। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ 78 क्वेश्चन में कैंडला इज अ यूनिट ऑफ, कैंडला किसकी यूनिट होती है, तो आपको पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की आपकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडला। अगर बात करेंगे वेवलेंथ की क्या होती है, तो आपको पता है इसे एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, फ्रिक्वेंसी आपकी हर्ट्ज में होती है, और ल्यूमिनस प्लस हम लोग नॉर्मली ल्यूमिन वगैरह में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, यहाँ पे पूछा गया है
द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। देखिए दोस्तों, जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होगी, इंडक्टिव करंट, वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होती है। कैसी होती है? 90 डिग्री लैग होती है, यानी कि पश्चगामी होती है। हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। क्या होता है दोस्तों? पी आई कॉस फाई, और कॉस फाई कॉस 90 हो गया तो बी आई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू आपकी होती है मित्रों 0, तो यहाँ पे टोटल एवरेज पावर आपकी आ जाती है 0। यानी कि कभी भी इंडक्टिव या कैपेसिटिव की बात करें, यानी कि इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होते हैं, और जब ये दोनों एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है तो आपको समझ में आना चाहिए फेस 90 होगा, और अगर 90 फेस है तो इसका मतलब यहाँ पे एवरेज पावर हमेशा इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों में ही 0 होगी, यानी कि ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। क्लियर है? आई होप आप ध्यान से समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है पॉलीएथिलीन, नायलॉन, टेफ्लॉन एंड पीईटी, है ना, पॉलीट्रियम टेल्वेनाइट होता है, एंड विनोइल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। ये काहे के एग्जाम्पल हैं? तो दोस्तों ये पॉलीएथिलीन, ये एथिलीन के एग्जाम्पल है। एथिलीन क्या होता है? एथिलीन मीन्स आप प्लास्टिक से समझ सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिया है इसके अनुसार हम लगा देंगे। इसमें थर्मोप्लास्टिक लिखा है, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ऑप्शन यहाँ पे 1 विल बी करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये थर्मोप्लास्टिक जो है इसी से रिलेटेड है सारा। पॉलीएथिलीन जिसे हम नॉर्मल पॉलीथीन कहते हैं, नायलॉन या टेफ्लॉन, पॉलीएट्रियम, पॉलीएथेनाइल, ट्राइलोन, है ना, विनाइल, ये सारी है एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों? इफ द सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन है, ड्राइविंग मैकेनिकल लोड एंड ड्रॉइंग अ करंट एंड लैगिंग पावर फैक्टर फ्रॉम द कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, इफ द फील्ड एक्साइटेशन इज इंक्रीज द पावर फैक्टर इज। तो अगर फील्ड की एक्साइटेशन को बढ़ा दिया जाए तो पावर फैक्टर कैसा होगा? तो दोस्तों आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि पावर फैक्टर जो होता है रेगुलेशन के एक प्रकार से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज पर पावर फैक्टर लैग कर रहा है। तो अगर फील्ड को एक्साइटेड हम कर रहे हैं तो पावर फैक्टर कितना होगा? देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मोटर की। मोटर में क्या होता है, जब भी मोटर की बात करते हैं, ओवर एक्साइटेड अगर किया जाए, ओवर एक्साइटेड, तो पावर फैक्टर लैग करता है। ठीक है, ये मोटर की बात बता रहा हूँ मैं। अगर अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड, तो पावर फैक्टर लीड करता है। अब यहाँ पे बोला है लैगिंग पावर फैक्टर, तो लैगिंग पावर फैक्टर तो आपका हो रहा है अंडर ओवर एक्साइटेड में, यानी कि फील्ड अब इंक्रीज़ की जा रही है, फील्ड इंक्रीज़ की जा रही है, यानी कि ये अंडर एक्साइटेड में ही काम करेगा, यानी कि पावर फैक्टर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही, फील्ड कम होने की जगह फील्ड बढ़ रही है। अंडर एक्साइटेशन का मतलब होता है फील्ड को कम कर देना, फील्ड को कम कर देना, लेकिन यहाँ पे फील्ड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसमें लिखा फील्ड इज इंक्रीज, तो अगर फील्ड बढ़ रही है तो पावर फैक्टर उल्टा काम करेगा। अगर अंडर एक्साइटेड है तो लीड होता है पावर फैक्टर, ओवर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर लैग होता है। तो यहाँ पर आपसे बोला है ओवर एक्साइटेड यानी कि फील्ड एक्साइटेशन इज इंक्रीज, यानी कि ओवर एक्साइटेड, और ओवर एक्साइटेड में पावर फैक्टर कैसे लैग करेगा। तो यहाँ लैग तो शब्द लिखा नहीं है, यहाँ तो मोर लेस लिखा है, दैट मीन्स लेस आंसर, यानी कि सेकंड विल बी करेक्ट। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जबकि जनरेटर के केस में जस्ट उल्टा होता है। ठीक है ना, उसमें बढ़ जाता है पावर फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर इन अ कॉलम हैज़ द चार्ज ऑफ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास से, Q इक्वल्स टू NE, है ना, और एक और होता है IT। खैर यहाँ पे IT से तो मतलब अपन को रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे करंट और टाइमिंग वगैरह तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, इसमें आपको सिर्फ दिया गया है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर इन अ कूलम हैज़ अ चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे एक इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो Q की वैल्यू लगभग यहाँ पे 1 दे दी गई है, N की वैल्यू निकालना है, N इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1.6 10⁻19। तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे 19 को, ठीक है, -19 को ऊपर 10⁻+19 हो जाएगा, और ये आपको बचेगा 1/1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, 10⁻19। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से आपको देखूँ, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो आपको पता है नीचे 1.6 है, ये हटेगा तो ऊपर 10 और आ जाएगा, और हम लोग लगभग इसे 100 कर देंगे, 16 है ना, 5 80, 16 नंबर 96 होता है, तो 10⁻18 तो ये हो गया, और ये लगभग हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, तो 16 छक्का है ना, इस टाइप से हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग 6.24 तो मैं मिल जाएगा, यानी कि 6.24 10⁻18। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट? ठीक है, आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा।
तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, है ना। 6.24 10 की पावर 18, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द प्रोटेक्टिव डिवाइस विच रिड्यूस द स्टेपनेस ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द सर्ज बाय एब्जॉर्बिंग द सर्ज एनर्जी इज कॉल्ड। अगर क्या कह रहे हैं, ऐसी प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन सी होती है जो कि वेव की स्टेपनेस को कम कर देने पर उसमें एब्जॉर्बिंग सर्व एनर्जी बढ़ा देती है, एब्जॉर्बिंग सर्ज एनर्जी बढ़ा देती है। तो सर्ज एनर्जी बढ़ जाने का मतलब ये क्या है, तो ये क्या, इसका कौन काम करता है, ये करता है एब्जॉर्बर काम। तो इसका आंसर हो गया आपका सर्व एब्जॉर्बर। डाइवर्टर क्या करता है, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर होता है, पूरा उसको इंसुलेट कर देता है अपने पास आके, तो वो डाइवर्टर का काम रहता है। इस प्रकार से थ्योरेटिकल देखिए आस्पेक्ट के क्वेश्चन बन गए, यानी कि सर्ज एब्जॉर्बर। तो नाम ही से समझ में आ रहा है एब्जॉर्बिंग सर्ज एनर्जी की बात कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सर्ज एब्जॉर्बर। तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतने ईजी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 बीजेडी का क्वेश्चन, सॉरी बैंडविड्थ का क्वेश्चन है पूरा, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एम्पलीफायर का पार्ट है। इन एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक बैंडविड्थ एंड वोल्टेज गेन इज। पहली बात तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, एक छोटी सी जानकारी ये है कि हमेशा गेन और बैंडविड्थ इनका जो गुणनफल होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। यानी कि आप बोल सकते हो गेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, गेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। तो अगर बैंडविड्थ बढ़ रही होगी तो गेन कम होगा, और गेन बढ़ रहा होगा तो बैंडविड्थ कम होगी। एक पहला पॉइंट तो आपको ये बहुत अच्छे से सबको माइंड में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। खैर, दिए गए क्वेश्चन में बोला है नेगेटिव फीडबैक में बैंडविड्थ और वोल्टेज गेन कैसा होता है। तो दोस्तों हमें को मैं बता दूं, नेगेटिव फीडबैक में जो फैक्टर आता है वो 1/1 प्लस ए बीटा आता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में 1/1 माइनस ए बीटा आता है। तो यहाँ पर 1 प्लस ए बीटा जो रहता है इसे को हम बोलते हैं नॉर्मली, इसको हम लोग बोलते हैं, एक तो ए बीटा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लूप गेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, लूप गेन। और एक होता है, इससे प्राप्त होता है अपन को रिटर्न रेशियो। क्या प्राप्त होता है, रिटर्न रेशियो। तो यहाँ पर 1 प्लस ए बीटा, जो 1 प्लस ए बीटा रहेगा, जब भी बैंडविड्थ की बात करेंगे तो ये इसके अनुसार बढ़ा देगा, यानी कि बैंडविड्थ को 1 प्लस ए बीटा के रिस्पेक्ट में बढ़ा देता है। यानी कि हम लोग अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे एफ एच लिखते हैं, न्यू अगर एफ एच निकाली जाए तो एफ एच और 1 प्लस ए बीटा, यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ रही, और फ्रिक्वेंसी बढ़ रही तो बैंडविड्थ बढ़ रहा है। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, बैंडविड्थ बढ़ रहा है, और बैंडविड्थ बढ़ रहा है तो आपका गेन कम हो जा रहा है। यानी कि गेन ये फॉर्मूला होता है आपका गेन का, आपको मैं बता दूं ये गेन का फॉर्मूला होता है ए एफ बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। आई थिंक याद आ भी गया होगा आपको। तो यहाँ पर ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा है, यानी कि इस फैक्टर से गेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि फ्रिक्वेंसी इससे बढ़ रही है, यानी कि बैंडविड्थ बढ़ रही है। तो कुल मिला के नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में बैंडविड्थ क्या होती है, यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1 प्लस ए बीटा से बढ़ जाती है और गेन कम हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज 1 प्लस ए बीटा और वोल्टेज गेन रिड्यूस यानी कि डिक्रीज। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। चूज द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल कौन सा, दोस्तों ये तो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, गैल्वेनिक दैट प्रोड्यूस, गैल्वेनिक दैट, इसमें आपको दिया गया ऑप्शन गैल्वेनिक दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पॉन्टेनियसली, और जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, और ये क्या करता है, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक प्रोड्यूस करेगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। तो गैल्वेनिक एनर्जी देता है और इलेक्ट्रोलाइट उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, ये एक बेसिक सा अंतर था। द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वन अनचार्जिंग डायरेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, अगर कोई चीज़ चार्ज नहीं है, ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वन अनचार्जिंग डायरेक्शन। अनचार्जिंग, देखिए चार्जिंग तो तभी होगी जब प्योर तरीके से कोई साइनोसॉइडल चलेगा, या इस तरीके से अपन को वेव फॉर्म मिल जाती है, फुली चार्ज ये यहाँ पे हो जाता है। लेकिन जब अनचार्जिंग बोल रहा है, यानी कि डायरेक्ट की बात कर दी, बिल्कुल डीसी चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। तो वन अनचार्जिंग डायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी कि चार्ज नहीं है, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि हम किसको डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन 1 सेकेंड। ये आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो, यानी कि आ गया तुम्हारा फ्रिक्वेंसी बराबर 1/t। फ्रिक्वेंसी बराबर क्या आ गया दोस्तों, फ्रिक्वेंसी बराबर 1/t।
1 सेकंड, एक सेकंड में जितनी साइकिल चक्कर लगा लिए जाते हैं उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, कितना आसान दिया गया है क्वेश्चन। ट्रांसमिशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, तो ट्रांसमिशन रेशियो इसका कितना होता है किसी भी ट्रांसफार्मर। देखिए नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर अपने पास होता है, तो यहाँ पे होता है E2 और यहाँ पे होता है E1, यानी कि यहाँ पे होता है अपने B2, यहाँ पे होता है B1, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं N2, इसमें होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स N1। तो यहाँ पर जो रिलेशन आता है वो N2 अपॉन N1 है ना, E2 अपॉन E1 या P2 अपॉन P1, और ये सभी एक ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट K के बराबर होते हैं। तो B2 अपॉन V1, E2 अपॉन E1 और N2 अपॉन N1 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दी है, रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉजेज विच इज़ द फॉल्ट इन अ 3-फेज सिस्टम। तो भैया 3-फेज सिस्टम में कौन से होते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन एक और पूछा गया था। तो 3-फेज सिस्टम में तो आपके दोनों होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट भी होता है, एक असिमेट्रिकल फॉल्ट भी होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट असिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या अंतर है, देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट होंगे तो ये आपका ट्रिपल लाइन होगा या फिर ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके मिल जाते हैं, ये आपके मिल जाते हैं। जबकि असिमेट्रिकल फॉल्ट में एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या डबल लाइन आ जाएगा, क्लियर है, या डबल लाइन आ जाएगा, मैंने क्या बोला, या तो सिंगल लाइन आएगा या फिर डबल लाइन आ जाएगा, या फिर इस स्थिति में यहाँ पे आ जाएगा 1 सेक। तो मैं फॉल्ट की बात कर रहा था यहाँ पे, तो या फिर इस स्थिति में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन, या फिर आपका आ गया नॉर्मल डबल लाइन टू ग्राउंड। तो ये किस में आ गया तुम्हारा, असिमेट्रिकल। जबकि सिमेट्रिकल में क्या आएगा, या तो 3 लाइन आएंगे या 3 लाइन और ग्राउंड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके फॉल्ट है, यानी कि दोनों प्रकार के आ गए, बोथ सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। नेक्स्ट बोला है स्विचिंग सर्ज इंसुलेशन फेलियर एंड रेजोनेंस कैन कॉज। तो भैया सीधी सी बात कह दी, स्विचिंग द सर्ज, अगर एकदम से चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही हैं और स्विच हो रही है, कम ज़्यादा वैल्यू हो रहा है जिससे इंसुलेशन फेलियर हो सकता, तो इसमें रेजोनेंस की घटना आ जाती है। जिससे होता क्या है, ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका ओवर वोल्टेज के कारण। ओवर वोल्टेज के कारण ही तो ये घटनाएं होती हैं, स्विचिंग द सर्ज, इंसुलेशन फेलियर, रेजोनेंस आना, अनुनाद उत्पन्न हो जाना। अनुनाद मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी या तो सप्लाई से कम हो जाना या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सप्लाई से ज़्यादा हो जाना या उसके बराबर भी रहना। बराबर तो नॉर्मल कंडीशन में होती है, लेकिन कम ज़्यादा होती है तो ये ओवर अंडर वोल्टेज के कारण से होता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जल्दी से। व्हेन बोथ द जंक्शन ऑफ द बाइपोलर बीजेटी आर इन फॉरवर्ड वायर्स देन द रीजन ऑफ बीजेटी। आपको मैं जानकारी दे दूं, देखिए 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो फॉरवर्ड होंगे, एक फॉरवर्ड रिवर्स होगा, एक रिवर्स फॉरवर्ड होगा और एक रिवर्स होगा। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है, यानी कि एमीटर बेस जंक्शन होता है और एक होता है आपका कलेक्टर बेस जंक्शन। क्या बोला मैंने, एक होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो एक एमीटर बेस जंक्शन होता है, एक कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। तो अगर अपने पास फॉरवर्ड है तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। अगर फॉरवर्ड रिवर्स है इसको बोलते हैं हम एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्टिव रीजन। अगर रिवर्स फॉरवर्ड है तो इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, है ना। और अगर रिवर्स है तो इसको बोलते हैं हम इनएक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनएक्टिव, इसको बोलते हैं इनएक्टिव। ठीक है, इसे ओमिक नहीं बोलेंगे, इनएक्टिव नॉर्मली हम बोल देंगे, ठीक है ना। ओमिक तो होता है आपका मॉसफेट में, जब हम ट्रायोड रीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो इनएक्टिव हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि भाई अगर फॉरवर्ड बोथ द, इसमें क्या बोला है, बोथ फॉरवर्ड है ना, अगर दोनों फॉरवर्ड है तो सैचुरेशन रीजन, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट बोला है एसेंशियल फीचर ऑफ द स्विच गियर। तो भाई स्विच गियर में तो कभी भी ऑल ऑफ दीज दे तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर होता है। तो एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन होता है, कंप्लीट रिलायबिलिटी होगी, कोई कोऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है देयर आर 3 टर्मिनल इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, 2 इनपुट है 1 आउटपुट, व्हाट इज द थर्ड वन रिप्रेजेंट। तो थर्ड वन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर 2 इनपुट हैं 1 आउटपुट है तो भाई इसमें क्या होगा, इनपुट की बात करेंगे और आउटपुट की बात करेंगे। ऑब्वियसली 3 टर्मिनल दिए हैं, 2 इनपुट होंगे, तो नॉर्मल कोई भी दिया गया हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरीके का दिया गया ऐसा,
ठीक है ना। तो इसमें किसको निर्भर करेगा, तो देखिए अगर फीडबैक दे देंगे, है ना, पहले तो यहाँ से इनपुट देंगे आप, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग होता तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलता है तो इसे बोलते हैं सिंक। और जैसे फीडबैक यहाँ से देते हैं तो अब ये सोर्स की तरह काम करेगा, अब ये वाला सिंक। तो थर्ड वन क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंक सोर्स दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, सेकंड विल बी करेक्ट, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपकी एक यूनिपोलर डिवाइस होती है, सभी को मालूम है, जो कि ओनली मेजॉरिटी कैरियर पे काम करती है, ओनली मेजॉरिटी कैरियर, किस पे काम करती है, मेजॉरिटी कैरियर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, या तो एन चैनल होंगे या पी चैनल। अगर एन चैनल है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन होंगे, पी चैनल है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर के रूप में होल्स अकेले होंगे। खैर यहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर पे काम करते हैं, और ये आपके होते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब जो एक ही पे कंडीशन पे काम करे, है ना, मेजॉरिटी कैरियर पर। चलिए ये करेक्ट हो गया अपना। द वैल्यू ऑफ द एनोड करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन ऑफ SCR इवन दो द गेट सिग्नल इज रिमूव। अगर गेट सिग्नल को हम रिमूव कर दें तो उस स्थिति में एनोड करंट को क्या, भाई एनोड करंट देखिए होता क्या है SCR में कंडीशन क्या है, SCR में होता ये है कि ये एनोड है अपने पास, ये कैथोड है, ये गेट है। गेट का उपयोग तभी किया जाता है जब होल्डिंग को लैचिंग तक पहुंचाना पड़ता है ना। इसमें बोला है ना, द वैल्यू ऑफ द एनोड करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन ऑफ SCR इवन दो द गेट सिग्नल इज रिमूव। तो अगर गेट सिग्नल को रिमूव भी कर दें तो गेट सिग्नल का उपयोग सिर्फ हम लोग करते हैं एक होल्डिंग करंट को लैचिंग तक ले जाने के लिए, यानी कि हम लोग जो इसकी वेवफॉर्म पढ़ते हैं इस प्रकार से एकदम से कंडक्शन करने के लिए। इसके बाद अगर गेट आप रिमूव भी कर दें तो इस गेट का इधर पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल। तो गेट इज ओनली यूज टू टर्न ऑन द SCR, और टर्न ऑन द SCR का मतलब हो गया कि होल्डिंग को लैचिंग तक ले जाना है, यानी कि लैचिंग तक ले जाना है, इनके ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है एनोड करंट वेवफॉर्म विल हैव द मिनिमम जंक्शन टेम्परेचर। जो एनोड करंट होता है उसमें कितना जंक्शन टेम्परेचर होता है, तो दोस्तों ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि भाई इसका एनोड करंट कितना होता है। आपको मैं अगर जानकारी दूं तो इसमें अलग ही टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें 3 अलग अलग प्रकार के टाइमिंग होते हैं, जिसमें 0.1 IA होता है, और फिर आपका 0.1 से लेके 0.9 होता है, और फिर 0.9 टू 100% IA होता है। तो ये इसमें घटनाएं होती हैं इस प्रकार से। खैर यहाँ पे तो पूछा गया तो 25% हम लोग बोल देंगे DC, 25% DC आप इसे याद कर लेंगे, 25% DC टेम्परेचर पर आपको एनोड करंट प्राप्त होगा। ठीक है। आगे बोला है कौन सा नॉन कन्वेंशनल सिस्टम टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म। तो देखिए यार ये तो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल है, जो कि नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट, थर्मल स्टेशन यूज करते हैं, न्यूक्लियर, डीजल, हाइड्रो, ये सब क्या है आपके, ये सब आपका कन्वेंशनल है। इसके अलावा टाइडल एनर्जी जो हो गया, है ना, टाइडल एनर्जी चक्रवात के द्वारा एनर्जी बनाना, या पवन चक्की हो गया, है ना, या सोलर वगैरह से हम लोग यूज करते हैं, ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल हो गया। तो यहाँ पे टाइडल क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल। नेक्स्ट है हाउ कैन वी मेजर द बैटरी कैपेसिटी। तो आप सभी को पता है बैटरी कैपेसिटी हम लोग बात करते हैं एम्पियर आवर में, किसमें, एम्पियर आवर में बैटरी कैपेसिटी। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया इसी में। फाइंड द ऑड वन, इसमें से अलग कौन सा लग रहा है आपको। तो देखिए आपको मैं जानकारी दे दूँ, एक तो कंडक्टर है, DC सर्किट है, हाई वोल्टेज सर्किट है, वैक्यूम ट्यूब है। तो वैक्यूम ट्यूब कुछ इस प्रकार की होगी, ट्यूब कंडक्टर नॉर्मल वायर होता है, DC सर्किट भी नॉर्मल वायरिंग और एलिमेंट का कनेक्शन होता है, जिसमें वोल्टेज सोर्स लगेगा, हाई वोल्टेज मतलब वोल्टेज करंट सोर्स लगे होंगे। तो वैक्यूम ट्यूब इज डिफरेंट, बल्कि ये तीनों एक ही सर्किट में लगे होते हैं। ठीक है, तो यही पूछा था, ये कौन सा अलग हो गया। तो दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मॉसफेट का दिया गया है, इसको हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आगे के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे लगाने वाले हैं 100 से। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर में आपको यहाँ तक के पूरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, लाइक जरूर करें। इफ़ यू लाइक दिस, शेयर द चैनल प्लीज़। थैंक यू।